हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज नवीन त्रिवेदी और आप लोग देख रहे हैं पर्सनल ट्यूटर। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही बेसिक चैप्टर केमिस्ट्री का शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मोल कंसेप्ट। हमने इसके बारे में बहुत अलग अलग जगह, जब भी हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री में हर समय हम लोग मोल कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। मोल निकालना रहेगा, चाहे आप नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब भी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली क्वेश्चन अगर इनकेस इस पे ना पूछे, हो सकता है कि आजकल नीट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन मतलब बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन मोल से रिलेटेड आपको बाकी फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मोल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम आएगा, केमिकल काइनेटिक्स में काम आएगा, थर्मोडायनेमिक्स में काम आएगा। फिजिकल के जितने भी सारे आपके चैप्टर्स है उसमें आपको मोल से रिलेटेड कैलकुलेशन सारी करनी है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग शुरू करेंगे मोल कंसेप्ट से। पहले वाला टॉपिक जो है आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, बहुत बेसिक से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर को, तो बने रहिएगा पर्सनल ट्यूटर के साथ में। चलिए, टॉपिक का नाम है हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आपकी 11th की एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 11th की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर ही है आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसमें हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग वो मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब भी देखो, अगर यूनिवर्स में अगर हम लोग बात करें तो यूनिवर्स मेनली दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। कौन कौन सी दो चीज़ें? कि यूनिवर्स मतलब आपका जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड आपकी दो चीज़ों से मिलकर बनता है। कौन कौन सी दो चीज़ें होती है? यूनिवर्स आपका जो होता है उसमें दो चीज़ें होती है। सबसे पहली चीज़ होती है आपकी मैटर। क्या होती है? मैटर। और दूसरा होता है एनर्जी। क्या होता है? मैटर होता है और दूसरा क्या होता है? आपका एनर्जी होता है। अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे मैटर के बारे में, और एनर्जी से रिलेटेड जो भी सारी चीजें हैं वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। किसके अंदर बात करेंगे? थर्मोडायनेमिक्स वाला जो पोर्शन है, तो उसमें हम लोग एनर्जी के बारे में बात करेंगे कि कब आपको डेल्टा इज पॉजिटिव, नेगेटिव वगैरह वगैरह जो भी सारी बातें हैं, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी से रिलेटेड वो सारी बातें हम लोग करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैटर के बारे में, है ना। किसके बारे में? मैटर के बारे में, कि मैटर की डेफिनेशन क्या होती है, क्या सारी चीजें होती है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, जब भी सपोज अगर आपको कहें कि मैटर क्या होता है, क्या उसकी डेफिनेशन होनी चाहिए, तो मैटर की एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन होती है। सिंपल सी डेफिनेशन बोलूं तो क्या होगा मैटर की डेफिनेशन? मैटर इज समथिंग, मैटर इज समथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस। क्या बोलेंगे हम लोग? मैटर इज समथिंग विच ऑक्यूपाई some space, which occupy some space and have some mass, अब जस्ट सपोज ये मेरे हाथ में देखो, ये मार्कर रखा हुआ है। इस मार्कर का भी कुछ ना कुछ स्पेशल अमाउंट में क्या है, एक पर्टिकुलर शेप दे रखा है, और इस पूरे स्पेस में कुछ ना कुछ स्पेस ये क्या कर रहा है? ऑक्यूपाई कर रहा है, और इसका कुछ ना कुछ अमाउंट में मास है। तो वो चीज जिसका क्या हो, कुछ स्पेस में कुछ भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो वो आपका, और दूसरा क्या हो, उसका कुछ ना कुछ अमाउंट में मास हो। तो अब ये मैटर के बारे में, मैटर किस किस टाइप की हो सकती है, कैसे हम लोग उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो मेटल को हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं। मैटर कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। मैटर को अगर हम लोग क्लासिफाई करेंगे फर्दर, तो फर्दर टू टाइप्स में क्लासिफाई करेंगे हम लोग। कौन कौन से टाइप में? एक होता है आपका फिजिकल और दूसरा होता है केमिकल। हम लोग बहुत डिटेल से इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि फिजिकल क्लासिफिकेशन कैसे देंगे हम लोग उसका, और केमिकल क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे बात करेंगे कि केमिकल क्लासिफिकेशन ये होता है, तो केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होगा उसके बारे में बहुत डिटेल हम लोग समझेंगे, और केमिकल क्लासिफिकेशन आपका क्या होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो देखो, फिजिकल जो है, तो फिजिकल स्टेट के बारे में, कि मैटर की 3 स्टेट, वैसे मेनली 5 स्टेट होती है आपकी, पर हम लोग इस चैप्टर में फिजिकल में सिर्फ 3 ही स्टेट के बारे में बात करेंगे। 3 स्टेट के बारे में देखो, कौन सा? कि फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यहां लिख रहा हूं मैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इसके 3 फिजिकल स्टेट हो सकते हैं आपके। फिजिकल के बारे में जब भी हम लोग बात कर रहे हैं तो 3 फिजिकल स्टेट हो सकते हैं। कौन कौन सा? पहला होगा देखो आपका सॉलिड, दूसरा होगा आपका लिक्विड और गैस। कौन सा? पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। आपको तीनों को बहुत अच्छे से पता है।
हम लोग बहुत छोटी छोटी क्लासेस से ये पढ़ते आ रहे हैं कि 3 स्टेट होती है मैटर की। कौन कौन सी होती है भैया? एक सॉलिड होती है, एक लिक्विड होती है और एक गैस होती है, है ना। अब देखो सॉलिड लिक्विड गैसेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सॉलिड लिक्विड गैस में उनके इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के बारे में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में। किसके बारे में? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में। कि जैसे सपोज हम लोग अगर पानी ले रहे हैं तो उसका जो सॉलिड फॉर्म होता है आइस होती है आपकी, है ना। अगर मैं आइस, वाटर और वेपराइजेशन मतलब जो पानी की वेपर है उसके बारे में अगर आपको कंपैरिजन करना चाहूँ और उसके बारे में अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ तो देखो क्या होगा कि सबसे ज़्यादा जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं, कि सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं आपके सॉलिड में। किसमें होते हैं? सॉलिड में। उसके बाद होता है लिक्विड में और उसके बाद होता है गैस में। कि सबसे ज़्यादा किसमें होगा? आपका सॉलिड में। मतलब देखो क्या होगा कि जो से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितने ज्यादा होंगे उतने मॉलिक्यूल आपके क्या होंगे? पास पास होंगे और उनकी पैकेजिंग एफिशिएंसी जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी। मतलब एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा, पर्टिकुलर मास होगा, पर्टिकुलर शेप होगा, पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या बोला मैंने? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज्यादा होंगे आपके सॉलिड में, सॉलिड से कम होंगे लिक्विड में और लिक्विड से कम होंगे आपके गैसेस में। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात होगी तो आप लोग बात कर लेते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के बारे में। अब देखो जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा उतना ही डिस्टेंस क्या होगा? उतना ही डिस्टेंस कम होगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर, तो जैसे सॉलिड में जो सॉलिड के मॉलिक्यूल है उन मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत कम रहेगी। किसके कंपैरिजन में? लिक्विड के कंपैरिजन में। और लिक्विड के कंपैरिजन में गैस में ज्यादा रहेगी, हाँ है ना। कि सॉलिड से ज्यादा जो डिस्टेंस रहेगी वो लिक्विड वाले मॉलिक्यूल में और लिक्विड से ज्यादा होगी गैसेस के मॉलिक्यूल में। तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी आपके गैसेस के मॉलिक्यूल में और सबसे कम होगी आपके सॉलिड्स में। किसमें होगी? सॉलिड्स पे। तो ये तो सारी बात होगी सॉलिड लिक्विड गैस को लेके। अब लोग कुछ और बात करना चाह रहे हैं हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में। तो देखो कुछ चीजें और यहाँ लिख लेता हूं मैं, कि यहाँ लिख लिया मैंने सॉलिड, फिर हम लोग बात करते हैं लिक्विड के बारे में और फिर गैस के बारे में। अब देखो इसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से, इसी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस की वजह से जो सॉलिड जो होता है आपका, सॉलिड जो होता है हैज डिफाइनाइट, मतलब एक निश्चित क्या होता है आपका? शेप होता है, डिफाइनाइट शेप होता है एंड एक निश्चित इसका वॉल्यूम होता है। डिफाइनाइट शेप एंड डिफाइनाइट वॉल्यूम इसका होगा। किसका होगा? आपका सॉलिड्स का। जब मैं लिक्विड के बारे में बात कर रहा हूं तो लिक्विड में देखो, जैसे लिक्विड में कि जैसे मैंने ये सॉलिड लिया है, मार्कर है मेरा, सॉलिड है तो इसकी शेप भी जो है वो बिल्कुल फिक्स्ड है और इसका वॉल्यूम भी जो है वो फिक्स्ड है। लेकिन मैं क्या करूं कि मैं लिक्विड फॉर्म में वाटर ले लेता हूं, मैं क्या ले लेता हूं? पानी ले लेता हूं। और उस पानी को चाहे मैं अगर इस मार्कर में डालूं, है ना, तो मार्कर जैसा शेप, अब ये वॉल्यूम तो उसका फिक्स रहेगा वाटर का, लेकिन शेप, जिस भी शेप में मैं उस वाटर को लिक्विड फॉर्म को डाल दूंगा वो उस शेप का हो जाएगा। तो डिफाइनाइट शेप नहीं रहेगा लेकिन वॉल्यूम जरूर रहेगा। तो क्या लिख रहा हूं मैं? देखिएगा, डिफाइनाइट शेप, डिफाइनाइट वॉल्यूम, डिफाइनाइट वॉल्यूम बट शेप इज इनडिफाइनाइट। शेप इज नॉन डिफाइन कर देता हूं मैं ना, उसको हम लोग डिफाइन, शेप को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, हाँ या ना। चलिए दूसरी बात करते हैं हम लोग गैसेस के बारे में। तो गैसेस के बारे में, अब गैसेस के मॉलिक्यूल, जैसे सपोज कि मैंने आपको वाटर ले रखा था, मैंने उसको वेपराइज कर दिया और वेपराइज करने के बाद में उसको खुला छोड़ दिया, है ना। खुला छोड़ दिया मतलब इस पूरे रूम में उसको फ्री मोशन के लिए मैंने छोड़ दिया। तो ना तो अब उसके पास में कोई डिफाइनाइट शेप होगा और ना ही डिफाइनाइट वॉल्यूम होगा। तो यहां मैं लिख सकता हूं बहुत सिंपल तरीके से, क्या कि नो शेप नो वॉल्यूम, कि ना तो कोई पर्टिकुलर शेप होगा और ना ही कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा, ना तो कोई शेप होगा ना ही पर्टिकुलर कोई आपका वॉल्यूम होगा। ये सारी बात हो जाएगी सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में। अब हम लोग कुछ और चीजें जानना चाहते हैं कि देखो हम लोग देखते हैं कि एनर्जी की टर्म्स में बात करके, कि एनर्जी दे के लेके एनर्जी का इस्तेमाल करके हम लोग जो भी आपकी फिजिकल स्टेट जो होती है, जैसे 3 स्टेट हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में बात कर सकते हैं, तो इन तीनों को हम लोग चेंज कर सकते हैं। इन तीनों को हम लोग क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। आइए देखते हैं उसके बारे में कि चेंजेस हम लोग कैसे देख सकते हैं, कैसे बात करेंगे उसके बारे में।
तो सबसे पहले मैं बात करना चाह रहा हूं यहाँ पे आपको सॉलिड से लिक्विड में। तो जब भी कोई चीज सॉलिड से लिक्विड के अंदर चेंज हो रही होती है उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोल देते हैं हम लोग, हाँ या ना। और लिक्विड से गैस के अंदर कोई चीज अगर जा रही है, लिक्विड से गैस के अंदर कोई चीज आपकी चेंज हो रही है तो उसको बोलते हैं वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। वेपराइजेशन होना, वेपर होना या बॉयल होना भी हम लोग उसको बोल देते हैं। अब देखो गैस से लिक्विड के अंदर, अब देखो पहले सॉलिड से लिक्विड मेल्ट होना होता है और लिक्विड से गैस में चेंज होने को हम लोग वेपराइजेशन बोलते हैं। और गैस से वापस लिक्विड के अंदर चेंज होगा। किसके अंदर चेंज हो रहा है? आपका गैस से लिक्विड के अंदर चेंज हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन बोलते हैं। और लिक्विड से सॉलिड के अंदर कि अगर कोई लिक्विड फॉर्म में है और उसको हम लोग सॉलिड फॉर्म में चेंज कर रहे हैं उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग बोलते हैं हम लोग उसे। अब देखो एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई ऐसी चीज जो सीधे सीधे सॉलिड से किसमें चेंज हो जाए, आपके सॉलिड से किसमें चेंज हो जाए, सॉलिड से मैं सीधे चेंज कर रहा हूं उसको किसमें? गैस में। सॉलिड से सीधे गैस में चेंज कर रहा हूं, इसको मैं बोलता हूं सब्लिमेशन। क्या बोलता हूं? सब्लिमेशन। जैसे आपका कैंपर या कपूर जो होता है हम लोग इस्तेमाल करते हैं कपूर का, कपूर आपका सीधा किसमें चेंज होता है? सॉलिड से सीधे गैस में चेंज हो जाता है। और आपका गैस से वापस से गैस से किसमें चेंज होना है? आपका गैस से अगर सॉलिड में अगर चेंज हो रहा है तो गैस से सॉलिड को चेंज को हम लोग बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्या कह देते थे? सॉलिडिफिकेशन हम लोग बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेंगे? सॉलिडिफिकेशन। इसको हम लोग बोल देंगे सॉलिडिफिकेशन। अब देखो अगर एनर्जी की टर्म्स में मैं अगर बात कर रहा हूं, एनर्जी की टर्म्स में बात कर रहा हूं तो देखो क्या होगा कि सॉलिड से लिक्विड में एनर्जी आपकी इस्तेमाल होगी और लिक्विड से जब गैस होगा तब भी एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। तो मैं यहां लिख रहा हूं देखो एनर्जी के बारे में। एनर्जी अगर हम लोग जब यहां मूव करेंगे इस तरफ, अगर इस तरफ मूव कर रहे हैं मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जा रहे हैं तो हीट क्या होगी आपकी? एनर्जी या हीट क्या होगी? जो एनर्जी जो है वो क्या होगी? एनर्जी एब्जॉर्ब। क्या करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। और जब हम लोग इस तरफ मूव करेंगे एनर्जी के साथ में तो एनर्जी क्या होगी आपकी? एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी। ये पूरा कंसेप्ट आई होप आप लोगों को पूरे फिजिकल स्टेट के बारे में आपको समझ में आया हो। सबसे पहले हम लोगों ने मैटर को क्लासिफाई किया, दो क्लासिफिकेशन पढ़े। सबसे पहले हम लोगों ने क्लासिफिकेशन उसका देखा था कौन सा? देखो दो टाइप के क्लासिफिकेशन मैटर के, एक तो आपका फिजिकल और दूसरा केमिकल। हम लोग फिजिकल के बारे में पढ़ रहे हैं, फिजिकल के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिजिकल में हम लोगों ने क्या क्या देखा कि सर तीन तरह की स्टेट्स होती है। कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। उसके बाद में हम लोगों ने एक दूसरे के फिजिकल चेंजेस कैसे बात कर सकते हैं उसके बारे में बात कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे केमिकल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे यहाँ पे कि केमिकल कंपोजिशन को हम लोग किस तरह से बात करेंगे। तो देखो जो केमिकल क्लासिफिकेशन होता है वो आपका बहुत ही सिंपल क्लासिफिकेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, उसको अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो आपका अगर केमिकल क्लासिफिकेशन जब हम लोग बात कर रहे हैं तो केमिकल आपके दो टाइप के होते हैं। कौन से टाइप के? दो टाइप की केमिकल क्लासिफिकेशन होगा किसी भी मैटर का। एक तो होगा आपका प्योर और एक होगा इम्प्योर, है ना। एक होगा आपका प्योर और दूसरा होगा आपका इम्प्योर। दूसरा मैं ले लेता हूं यहां पे इम्प्योर क्लासिफिकेशन, मैंने यहां पे बात कर रहा हूं। अब इम्प्योर क्लासिफिकेशन और प्योर क्लासिफिकेशन फर्दर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं उसको किस किस में। पहला बात करेंगे हम लोग एलिमेंट्स के बारे में। किसके बारे में? एलिमेंट्स के बारे में। और दूसरा हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्स के साथ में किसके बारे में? एलिमेंट्स प्लस दूसरा होगा आपका कंपाउंड। क्या होगा? कंपाउंड होगा। और जब मैं आपको मिक्सचर्स के बारे में इम्प्योर के बारे में बात कर रहा हूं तो इम्प्योर आपके कौन से होंगे? मिक्सचर्स होंगे। क्या होंगे इम्प्योर में? हम लोग इम्प्योर लिख के क्या बोल सकते हैं? मिक्सचर्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मिक्सचर्स बोल सकते हैं। और मिक्सचर्स भी आपके दो टाइप के होते हैं। मिक्सचर्स भी आपके दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका होमोजीनस और दूसरा होता है आपका हेट्रोजीनस। कौन सा? एक होमोजीनस और एक होता है आपका हेट्रोजीनस। मैं दोनों ही चीजें आपको अच्छे से समझा दूंगा कि होमोजीनस क्या होता है और हेट्रोजीनस क्या होता है। पहला हो गया होमोजीनस और दूसरा जो क्लासिफिकेशन होगा इसमें दूसरा क्लासिफिकेशन होगा हेट्रोजीनस, है ना। चलिए, तो केमिकल कंपोजिशन दो टाइप हम लोगों ने देखा। पहला देखा प्योर,
दूसरा देखा इम्प्योर, और प्योर में हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी, एलिमेंट्स और कंपाउंड। इम्प्योर में हम लोगों ने मिक्सचर जिसको बोला, जिसमें हम लोग होमोजेनस और हेट्रोजेनस के बारे में बात करेंगे। अब हम एक एक चीज को डिस्कस करते हैं कि प्योर कंपोजिशन क्या होता है ना। अगर मैं जब भी प्योर के बारे में बात कर रहा हूं तो प्योर आपका वो होगा कि जिसमें जो भी सब्सटेंट है आपका, जो भी सब्सटेंस है वो एक ही टाइप के एटम से मिलके, मतलब जो भी सब्सटेंस है आपका वो प्योर रहेगा, एक ही टाइप के कंपाउंड से मिलके हुए बना हुआ होगा, उसको हम लोग बोल देंगे कंपाउंड बोल देंगे। क्या बोल देंगे? प्योर कंपाउंड बोल देंगे। तो प्योर कंपाउंड में दो टाइप के आपके होते हैं, प्योर में दो टाइप के कंपाउंड होते हैं आपके पास में, दो टाइप के मटेरियल होते हैं। पहला होता है एलिमेंट और दूसरा होता है आपके पास में कंपाउंड। तो सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्स को समझते हैं। तो एलिमेंट्स आपका क्या होता है कि एलिमेंट इज अ सब्सटेंस जिसमें एक ही टाइप के, मतलब सिंगल टाइप के आपके पास में क्या होंगे, एटम होंगे, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एलिमेंट्स बोल देंगे। क्या बोलेंगे? दैट ओनली वन टाइप ऑफ एटम, दैट क्या होगा, एलिमेंट्स क्या होगा, ओनली वन टाइप ऑफ एटम अगर आपके पास में इसमें होंगे तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एलिमेंट्स बोल देंगे। जिसमें एलिमेंट्स के कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं हमारे पास में, जैसे आपका एग्जांपल हो सकता है मेटल के बाद में आपका एग्जांपल हो सकता है नॉन मेटल क्या होगा, मेटल्स के बाद में नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। ये हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। मेटल में आपको बहुत अच्छे से पता है क्या क्या हो सकता है मेटल के अंदर, सोडियम हो सकता है, Hg मरकरी हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है। ये सारे आपके क्या रहेंगे, प्योर मेटल है आपके पास में, मतलब एलिमेंट्स है जो आपके एग्जांपल हो जाएंगे। हाँ है ना। नॉन मेटल में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो नॉन मेटल में कौन हो जाएगा, आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। अब O2 भी इटसेल्फ क्या होगा, आपका एलिमेंट्स होगा, क्योंकि एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ है। O3 भी अगर मैं इसमें लिख सकता हूँ, ओजोन मॉलिक्यूल है, तीन टाइप के एलिमेंट तो है इसमें, लेकिन एक ही टाइप का ऑक्सीजन एलिमेंट है आपके पास में। हाँ है ना। O3 हो सकता है, P4 हो सकता है, आपका S8 हो सकता है ना। और भी बहुत सारे, जैसे O2 बात कर लूंगा मैं, N2 बात कर लूंगा मैं, इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड इसमें भी हो सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे नॉन मेटल, ये भी किसके एग्जांपल रहेंगे आपके पास में। अगर ऑप्शन में आ जाए तो आपको क्या करना है, उसका एलिमेंट ही आंसर देना है। मेटलॉइड्स में हम लोगों को बताया, देखो आर्सेनिक होता है ना, फॉस्फोरस होता है, इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स इसके हो जाएंगे आपके मेटलॉइड्स में। हाँ या ना। चलिए दूसरी बात हम लोग करते हैं उसमें कि आपके कंपाउंड क्या होते हैं। अब देखो कंपाउंड के बारे में जब मैं बात कर रहा हूं तो कंपाउंड को बहुत ध्यान से समझिएगा कि कंपाउंड एक्चुअली क्या होता है आपका। कंपाउंड प्योर केमिकल सब्सटेंस होता है। कंपाउंड जो होता है प्योर होता है आपका, लेकिन उसमें कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस विच कंटेन मोर देन टू एटम, विच कंटेन टू और मोर देन टू एटम। क्या होगा कि या तो दो एटम होंगे या दो से ज्यादा एटम भी हो सकते हैं, लेकिन वो प्योर होगा। जैसे सपोज मैं बात कर रहा हूं H2O के बारे में। किसके बारे में? H2O के बारे में जब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो H2O जो होगा वो आपका प्योर कंपाउंड होगा, जिसमें दो टाइप के एटम है। कौन कौन से? एक तो आपका हाइड्रोजन है और एक आपका ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अब देखो जैसे हम लोग कंपाउंड में और एलिमेंट में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखो आपका जो कंपाउंड है वो आपका प्योर कंपाउंड होता है, लेकिन जो कंपाउंड की, मतलब जैसे H2O की जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल भी मैच नहीं करेगी किससे, ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से। और जब भी कंपाउंड बनेगा एटम के कॉम्बिनेशन से, तो ये कॉम्बिनेशन हमेशा और हमेशा एक स्पेसिफिक उसका एक रेशियो होगा फिक्स्ड होने का। चाहे H2O हम लोग यहाँ देख रहे हैं या कहीं और देखेंगे, वाटर का जो कंपोजिशन होगा, वाटर का कंपोजिशन जैसे H2O होता है तो उसका जो कंपोजिशन, उसका जो रेशियो होगा, मास रेशियो, वो हमेशा और हमेशा सेम रहेगा। जैसे सपोज जैसे हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक मास होता है, वो होता है 2 और ऑक्सीजन का होता है 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 16। तो जब इसको मैं एक सिंपलेस्ट रेशियो में फाइंड आउट करूंगा तो ये रेशियो हो जाएगा 1:8 के रेशियो में। कितना रेशियो हो जाएगा? 1:8 के रेशियो में। ये हमेशा फिक्स रहेगा, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? कंपाउंड बोल देते हैं। अब मैं बात करूं जैसे CO2 के बारे में। अब CO2 यहाँ पे कार्बन होता है 12, कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12 और ऑक्सीजन का 32 होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 32। तो जब इसका हम लोग रेशियो निकालते हैं तो इसका रेशियो आता है 3:8 के रेशियो में। क्या रहेगा? 3:8 के रेशियो में। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रॉपर्टी है वो कार्बन और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग होगी। हाँ या ना, कार्बन और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग होगी, लेकिन एक प्योर कंपोजिशन आपका बनेगा, इसीलिए हम लोग इसको बोल देते हैं कंपाउंड, और इसको हम लोग लिखते हैं प्योर सब्सटेंसेस में। किसमें लिखते हैं? प्योर सब्सटेंसेस में। अब जो कंपाउंड आपके हैं वो अलग अलग दो टाइप के हो सकते हैं। हम मेनली दो टाइप के कंपाउंड पढ़ते हैं, 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड। कौन से? एक पढ़ते हैं आप लोग इनऑर्गेनिक और एक पढ़ते हैं ऑर्गेनिक। कौन सा?
इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जब मैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात कर रहा हूँ, H2O, CO2, NH3, इस तरह से HClO4, HNO3, H2SO4, इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड मैं दे सकता हूँ। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपका हो जाएगा फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड, दुनिया भर के अल्कोहल, इस तरह की जो सारी चीजें हो जाएगी वो आपका किस में आ जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, मिक्सचर के बारे में। किसके बारे में, मिक्सचर्स के बारे में। तो मिक्सचर्स देखो क्या होता है आपका, मिक्सचर्स का कोई भी मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर रेशियो नहीं होता और देखो यहाँ पे सबसे पहली बात, हम लोग अगर जब कंपाउंड से एलिमेंट बनाएंगे तो उसको हम लोग एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, वो मैं आगे आपको पूरी टेबल में डिस्कस करा दूंगा कि कैसे हम लोग एक एक दूसरी चीज़ों को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो जब भी मैं अगर बात कर रहा हूँ किसके बारे में, जब भी मैं बात करूंगा किसके बारे में, मिक्सचर्स के बारे में, तो मिक्सचर आपके दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के कौन कौन से, दो टाइप के होते हैं। एक तो मैंने आपको होमोजीनस बताया था और दूसरा बताया था आपको हेट्रोजीनस। कौन सा, पहला आपको बताया था होमोजीनस और दूसरा आपको मैंने बता रखा है यहाँ पे हेट्रोजीनस। होमोजीनस और हेट्रोजीनस। जब मैं अगर होमोजीनस के बारे में बात कर रहा हूं तो होमोजीनस कंपाउंड के बारे में क्या होगी, देखिएगा चीजें। होमोजीनस कंपाउंड में वो कंपाउंड होते हैं जिसमें जैसे यहाँ देखो आपके पास में वाटर है और वाटर प्लस मैंने क्या मिक्स कर दिया है, शुगर, वाटर प्लस शुगर सॉल्यूशन मिक्स किया है। तो होमोजीनस मिक्सचर मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है। मतलब जब भी मैं अगर एक पूरे जो सैंपल है आपका मिक्सचर का, उस सैंपल को अगर उठा के देखूंगा मैं तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे एक आपको यूनिफॉर्मिटी दिखेगी। क्या दिखेगी, यूनिफॉर्म सारी चीजें दिखेगी आपको। उसके थ्रू हम लोग बता सकते हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोजीनस। मतलब एक जैसा दिखेगा, आप लोग उसको देख के डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि क्या है, हाँ या ना। लेकिन उसके फिजिकल प्रोसेस के बेसिस पे हम लोग उसमें जो भी आपके कंपाउंड इस्तेमाल हो रहे हैं उसको हम लोग अलग अलग कुछ भी फिजिकल प्रोसेस, जैसे बहुत कॉमन से जैसे डिस्टिलेशन से हम लोग कर लेंगे कि वाटर को, शुगर को हम लोग को क्या करना है, क्रिस्टलाइजेशन से कर लेंगे कि वाटर इवोपरेट हो जाएगा और शुगर जो हो जाएगा वो एज ए क्रिस्टल हमारे पास में वापस बच जाएंगे। तो उसमें हम लोग क्रिस्टलाइजेशन की हेल्प से शुगर का मतलब वापस से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग उसको डिसॉल्व कर लेंगे तो यूनिफॉर्म सॉल्यूशन दिखेगा आपके पास में, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, होमोजीनस बोल देते हैं। कुछ और एग्जांपल हो सकते हैं इसके। इसका दूसरा एग्जांपल होगा आपका वाटर प्लस सॉल्ट, दूसरा एग्जांपल होगा। तीसरा एग्जांपल जो होगा यहाँ पे, तीसरा एग्जांपल जो होगा वो हो जाएगा आपका वाटर प्लस अल्कोहल। क्या हो जाएगा, वाटर प्लस अल्कोहल। जब आप वाटर के साथ में अल्कोहल को भी अगर मिक्स करोगे तो अल्कोहल भी क्या होगा आपका, बिल्कुल दिखेगा नहीं। और लेकिन अगर मुझे इसको अलग अलग करना हो तो विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन, किससे हेल्प कर सकता हूं मैं, डिस्टिलेशन से हेल्प करूंगा, है मतलब डिस्टिलेशन से इसको क्या कर सकता हूं, अलग अलग कर सकता हूं। अब देखो हेट्रोजेनस जो मिक्सर होता है उसे नाम से क्लियर है कि जो आपके हेट्रो, होमो मतलब होता है सेम, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो आपका नॉन यूनिफॉर्म होगा। कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। मतलब उसमें उस सॉल्यूशन में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी। मतलब जैसे आपको दिखेगा तो आपको देख के ही बता सकते हैं हम लोग कि ये नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। जैसे मैं एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जांपल हो सकता है आपका सैंड प्लस वाटर, मतलब पानी के अंदर मिट्टी डाल दो तो बिल्कुल आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि अगर पानी के अंदर मिट्टी डाल रखी है तो कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में हम लोग उसको मिक्स कर दें और उसके बाद में क्या होगा कि जो सैंड है वो आपकी नीचे जम जाएगी और पानी पानी क्या रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा, फिर मटमैला पानी हो जाएगा। बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि वो सॉल्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। उसके बाद में अगर जब मैं बात करूं तो जो आपका ब्लड जो होता है, ब्लड भी आपका क्या होता है, एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर कभी कभार पूछ भी ले किस क्वेश्चन के टर्म में कि ब्लड क्या होता है आपका, तो हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। क्योंकि जैसे ही हम लोग ब्लड को रखेंगे कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए तो उससे प्लाज्मा अलग हो जाएगा, बाकी सारी चीजें अलग हो जाएगी, हाँ ना। तो ब्लड भी आपका क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनस मिक्सचर हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड हम लोग एक बहुत अच्छी टेबल बना लेते हैं जिसको टेबल वाइज में हम लोग इस पूरे जो भी हम लोगों ने पढ़ी है सारी चीजें, सारी की सारी चीजों को बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। सारी की सारी चीजों को बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अगर देखें यहाँ पे तो कैसे डिस्कस करेंगे ये देखते हैं जरा। चलो, तो जैसे मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले मैटर के बारे में। अब मैटर के बारे में अगर मैंने कही है चीजें तो मैटर दो टाइप के बोले थे मैंने आपको। मैटर पहला होता है आपका, पहला होता है आपका फिजिकल। क्या होता है, फिजिकल। और फिजिकल में मैंने आपको क्या कहा था, फिजिकल में तीन चीजें थी, तीन चीजें आपके पास में। एक आपके पास में हो गया सॉलिड, फिर दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। तीसरा क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। अब देखो वापस से हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसमें केमिकल पढ़ा,
और केमिकल में हम लोगों ने क्या पढ़ा, केमिकल में दो टाइप के कौन कौन से, पहला पढ़ा हम लोगों ने प्योर, और प्योर के भी दो टाइप पढ़े थे, प्योर के भी दो टाइप कौन कौन से, एक पढ़ा हम लोगों ने एलिमेंट्स, क्या पढ़ा, एलिमेंट्स, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा इसमें कंपाउंड, क्या पढ़ा, एलिमेंट पढ़ा एक तो, और दूसरा पढ़ा हम लोगों ने कंपाउंड के बारे में। अब यहाँ पे वापस देखिएगा, एलिमेंट और कंपाउंड हो गया, यहाँ पे प्योर है, और यहाँ प्योर से हम लोग ले लेते हैं इम्प्योर कंपाउंड, किसको ले लेते हैं, इम्प्योर कंपाउंड को, और इम्प्योर कंपाउंड से हम लोग क्या क्या मिल सकते हैं, क्या क्या वापस सारी चीज़ें मिल सकती है उसको थोड़ा देखेंगे। इम्प्योर में आपके दो टाइप के मिक्सचर, एक होता है आपका होमोजेनस और दूसरा हो सकता है आपका हेट्रोजेनस। कौन सा हो सकता है, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत अच्छे से अभी डिस्कस करी थी। अब अगर मैं देखो यहाँ पे कुछ और चीज़ें आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इम्प्योर से प्योर कंपाउंड बनाना चाहता हूँ, क्या करूँ मैं कि इम्प्योर से अगर प्योर कंपाउंड बनाना चाहता हूँ तो मैं कौन सी हेल्प लूंगा यहाँ पे, विद द हेल्प ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन। किसके हेल्प से, केमिकल डिकम्पोजिशन, केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से, मैं केमिकल डिकम्पोजिशन की हेल्प से इम्प्योर से प्योर कंपाउंड से बना सकता हूँ। और अगर कंपाउंड से मुझे वापस एलिमेंट चाहिए तो उसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कि जो भी आपकी केमिकल रिएक्शंस है उसकी मदद से मैं वापस से क्या बना सकता हूँ, वापस से मैं बना सकता हूँ केमिकल कंपोजिशंस की मदद से, केमिकल डिकम्पोजिशन की मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, कंपाउंड से वापस क्या बना दूँ, एलिमेंट बना दूँ। अगर मुझे क्या करना हो कि देखो अब ये इसको अगर वापस लेना हो मुझे, होमोजेनस और हेट्रोजेनस को वापस से उसके अंदर, तो मैं किस में हेल्प लूंगा, इसमें फिजिकल डिकम्पोजिशन के बारे में बात करूंगा। किसके बारे में बात करूंगा, फिजिकल डिकम्पोजिशन के बारे में बात करूंगा, हाँ या ना। ये केमिकल नहीं होगा आपका, ये फिजिकल डिकम्पोजिशन होगा, माफ कीजिएगा, ये क्या होगा आपका फिजिकल डिकम्पोजिशन। जैसे मैंने आपको कहा था कि जैसे मिक्सचर के अंदर दो चीज़ें हैं आपको, तो उसमें हम लोग फिजिकल जो भी आपकी फिजिकल मेथड जो होते हैं, जैसे हो सकता है क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है, डिस्टिलेशन हो सकता है, फिल्ट्रेशन हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि मैंने हेट्रोजेनस मिक्सचर ले रखा था। हेट्रोजेनस मिक्सचर आपका होता है सैंड प्लस वाटर, तो उसको मुझे क्या करना है, अगर मुझे उसको अलग करना है तो मैं सैंड प्लस वाटर को कैसे अलग कर सकता हूँ, फिल्टर की मदद से, कि जो फिल्टर लगा दूँ और उसके अंदर से पानी निकल जाएगा और जो भी आपकी सैंड वगैरह थी वो मेरे पास में फिल्टर में आ जाएगी। तो ये सारे मेथड हो सकते हैं, बहुत छोटे छोटे मेथड को इस्तेमाल करके हम लोग इम्प्योर से प्योर सब्सटेंसेस अलग अलग कर सकते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। फिर सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। एलिमेंट्स में हम लोगों ने जो एग्जांपल्स थे वो सारे बात कर लेंगे। कंपाउंड्स के अंदर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, मिक्सचर वाली ये सारी चीज़ें। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ अभी बने रहिएगा पर्सनल ट्यूटर के साथ में, क्योंकि इसके बाद हम लोग पूरा मोल कंसेप्ट ट्रू डिटेल्स, मतलब छोटी से छोटी जो इन्फॉर्मेशन आती है मोल्स के बारे में, उसको विद कैलकुलेशन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, बने रहेगा पर्सनल ट्यूटर पे। थैंक यू सो मच।